हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को और भी रोमांटिक लव स्टोरी और थ्रिलर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल पर सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी चेक कर सकते हैं। और आदि ही मिस्ट्री मेन सुनना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर स्टोरी सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना। और हाँ, मिस्टेरियस गर्ल एंड रूड हीरो स्टोरी आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, और सच में यह स्टोरी आप सभी को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी चाहते हो कि दिन में एक बार में ही 10 एपिसोड अपलोड करूं तो आप सभी को मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं तो कुछ नहीं, आप सभी का सपोर्ट ही चाहिए दोस्तों। और हाँ भाई, तुम लोग स्टोरी सुनकर लाइक कमेंट नहीं करते हो, प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। एपिसोड 146 कुछ ठीक नहीं है। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अमेरिका में अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें उसका दुश्मन फंसने वाले होते हैं। अब आगे रुद्राक्ष ध्रुव का गुस्सा समझ सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। जो भी रुद्राक्ष को जानते थे वह समझ सकते थे कि इस वक्त रुद्राक्ष क्या सोच रहा है। यह ऐसा वक्त था जहां वह हार भी सकते थे और जीत भी सकते थे। गाड़ियां माइन से सिर्फ खुशी दूरी पर थी। एक काली गाड़ी में एक आदमी पूरी तरह से व्हाइट सूट में एक बड़ा सा चाकू को लिए बैठा हुआ था। अभिमान जो आगे ड्राइविंग कर रहा था, उसने उसे आदमी का चेहरे पर कभी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देखे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर गिरता जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात थी कि फाइनली वह लोग रुद्राक्ष के पास पहुंचने वाले थे। अभिमान ने गाड़ी की खिड़की से थोड़ी दूरी पर हिल साइड मेंशन की तरह इशारा करते हुए कहा, वह रहा वह मेंशन। हमें यहीं पर गाड़ी रोककर अपने कुछ आदमियों को भेजकर पहले पता लगा लेना चाहिए ड्यूक। लेकिन उसे आदमी ने में सर हिलाया और कहा, हम सीधा वहां चलेंगे। अब और कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं। इस बार वह आमने सामने रुद्राक्ष का मुकाबला करेगा और उसे अपने हाथों से मारेगा। इस बार उसका चाकू रुद्राक्ष के खून के लिए प्यासा है। ठीक उसी वक्त उसे आदमी की पैट में उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल कट करने के लिए अपना फोन बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कॉल इंडिया से है तो वह रुका और उसने कॉल आंसर कर लिया। कॉल आंसर करते ही दूसरी तरफ से किसी आदमी ने कहा, बोस अभी अभी हमें उन बेवकूफों से पता चला है कि अनाहिता जिंदा है। अनाहिता कौन? यह नाम वह आदमी नहीं जानता था। दूसरी तरफ से कॉलर ने थोड़ा अपसेट होते हुए कहा, वही लड़की जिसने हमारे सिस्टम को हैक किया था और हमें मजबूर किया था पूरे आयरलैंड को छोड़ने पर। यह सुनते ही उसे आदमी की आंखें ठंड हो गई और उसने पूछा, कैसे? दूसरी तरफ वाले कॉलर ने जवाब दिया, बोस हमने ऑलरेडी एक बहुत ही ताकतवर एक्सप्लोजन उसे क्रूज पर लगा दिया था जिसमें वह थी, लेकिन टाइम पर बम ब्लास्ट नहीं हुआ। जब हमने किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा तब हमें पता चले कि बम के वायरस कट कर दिए गए थे। ठीक उसी वक्त उनकी गाड़ियां रुद्राक्ष के बिछाए हुए मन से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर थी। उस आदमी जल्दी से चलते हुए कहा, गाड़ी रोको। अभियान को नहीं पता था कि अचानक उसे हुआ क्या, लेकिन वह इस वक्त उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने वॉकी टॉकी के जरिए सारे लोगों को ऑर्डर दे दिया, स्टॉप दी कार। यह ऑर्डर मिलते ही उसे पूरे एरिया में एक तेज स्क्रैच की आवाज सुनाई दी और सारी गाड़ियों ने जल्दी से ब्रेक मार दिया। वहां हिल साइड मेंशन के टॉप फ्लोर पर खड़ा रुद्राक्ष देख रहा था कि वह सारी गाड़ियां माइस से कितना नजदीक थी। वह लोग सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर थे। अगर वह लोग आधा मीटर और आगे आ जाते तो एक माइंस के फटने से भी सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती, लेकिन वह लोग पहले ही रुक गए, जिससे रुद्राक्ष के माथे पर चिकन आ गई। ध्रुव ने गुस्से में परपटकते हुए दांत पीसकर बोला, कम ऑन, आगे बढ़कर। जो सबसे पहले वाली गाड़ी थी वह अगर आधा मीटर और आगे बढ़ती तो माइंस अपने आप एक्टिवेट हो जाती और सारे ब्लास्ट हो जाते, और उसके बाद बाकी सारी गाड़ियां भी चेन रिएक्शन की तरह ब्लास्ट हो जाती। लेकिन वह गाड़ी अपनी जगह पर रुक गई थी। गाड़ी के अंदर कंफ्यूज्ड अभियान ने पीछे मुड़कर बैक सीट पर उसे आदमी को देखा और पूछा, ड्यूक आपने हमें रोकने के लिए क्यों कहा? कुछ ठीक नहीं है। उस आदमी की एक्सप्रेशन बहुत डार्क थे। जिसने भी उसे बॉम्ब को डिसमेंटल किया होगा उसने पक्का ऑलरेडी रुद्राक्ष को इन्फॉर्म कर दिया होगा इस बारे में। तो इस तरह के हालात में रुद्राक्ष क्यों जानबूझकर बिना किसी सेफ्टी के बाहर निकालेगा इस तरह घर खरीदने के लिए? एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसे आदमी ने बोला, वह यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आया है बल्कि हमारी जान लेने आया है। हमें अभी इसी वक्त वापस जाना है। एक फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ अभियान ने हिल साइड मेंशन की तरफ ऊपर देखा और फिर बोला, क्या हम सचमुच इस तरफ वापस लौट जाने वाले हैं? यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं माना। मुझे अपनी बात दोहराने अच्छा नहीं लगता। अगर कोई और दिन होता तो वह आप पीछे नहीं हटता और आगे बढ़कर किसी तरीके से रुद्राक्ष पर हमला करता, लेकिन अब जब उसके द्वारा लगाए हो गया बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है और रुद्राक्ष को इस बार में पहले से खबर है और रुद्राक्ष जानबूझकर बिना किसी सिक्योरिटी के अमेरिका में घूम रहा है, तो इस वक्त उसका वापस जाना ही बेहतर रहेगा। उस चालाक लोमड़ी रुद्राक्ष ने उनके लिए जाल बिछाया होगा।
जब अभियान ने देखा कि उस आदमी का मन नहीं बदलने वाला है, तो उसने दांत पीसते हुए वॉकी टॉकी उठाया और बोला, पीछे मुड़ो, हम वापस जा रहे हैं। अगले ही सेकंड साड़ी की सारी गाड़ियां एक साथ मूवी और वापस जाने लगी। सारी गाड़ियों को वापस जाता हुआ देखकर अभियान खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्यों ड्यूक, हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए थे। यह एक जाल था, उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। वह भी अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड था, लेकिन अगर रुद्राक्ष इतना ही बड़ा बेवकूफ होता तो वह लोग इतनी बार उसे मारने की कोशिश में फेल नहीं हुए होते। इस बारे में सोचते हुए अभिमान ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह सच मुझे ट्रैप था? क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अभिमान के सवाल सुनकर वह आदमी थोड़ा चिढ़ गया और उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम आगे वाली गाड़ी को वापस मोड़कर आगे जाने के लिए कह सकते हो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अभिमान ने भी वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया और सबसे आगे वाली गाड़ी को ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसके ऑर्डर देने के बाद गाड़ी वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और गाड़ी जो आगे बढ़ी थी वह 2 टुकड़ों में उतर दूर जा गिरी और उसे एक माइन के फटते ही आगे भी बहुत सारे ब्लास्ट हुए और चारों तरफ आग दिखाई देने लगी। गाड़ी के अंदर बैठा अभिमान भी शॉक होकर सामने का नजारा देख जा रहा था। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन इतने बड़े एक्सप्लोजन के धमाके को वह अंदर तक महसूस कर पा रहा था। अभियान को उसे झटके से उभरने में थोड़ा टाइम लगा और उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आज भगवान ने बचा लिया। उन्होंने लगभग मौत को चकमा दिया था। वही रुद्राक्ष जो वह मेंशन से यह सब कुछ देख रहा था, उसने जब सिर्फ एक गाड़ी को आगे बढ़कर ब्लास्ट होता देखा तो उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए और उसने कहा, उसे कको, हमारा प्लान पता चल गया। उसके पीछे खड़ा ध्रुव भी गुस्से में पागल हो रहा था। क्या इसका के पास माइंड डिटेक्टर था? उसे पता कैसे चला हमारे सेटअप के बारे में? और उसे कने अपने कुछ आदमियों की जान लेने सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। अगले ही सेकंड वॉकी टॉकी से संभव की आवाज आई, अब क्या रुद्र, क्या हम उनकी तरफ आगे बढ़े? नहीं, रुद्राक्ष ने दूर जाती हुई गाड़ियों को देखते हुए कहा, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब जब उसके दुश्मन पहले से ही अलर्ट हो गए हैं तो अब आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उनके पास कोई एडवांटेज नहीं है, भले ही वह लोग उन्हें पकड़ ले, लेकिन उनके जीतने के चांसेस 50% थे और इस तरह का रिस्क वह बिल्कुल नहीं लेने वाला था। वह अपने दुश्मन की तरह बिल्कुल नहीं था जो सिर्फ अपनी जीत के लिए अपने लोगों की जान खतरे में डाल दे। ध्रुव जो गुस्से में पागल ही होने वाला था, तभी उसे सीढ़ियों से आते हुए कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष और ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह सेल्स मैनेजर दौड़ते हुए हफ्ते हुए वहां पहुंचा। उन्होंने, एक गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो गई है, क्या आप दोनों बिल्कुल ठीक है? उसे ब्लास्ट से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अगर इन्हें कुछ हो गया और ब्लास्ट से अगर यह लोग डर गए तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी और उसे जो एक बड़ा कमीशन मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। ध्रुव गुस्से में पागल हो रहा था। उसे इस वक्त बात करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि उसके दुश्मन मौत के मुंह तक जाकर बचकर निकल गए थे। इसलिए उसने नाटक न करने का फैसला किया और सख्त आवाज में बोला, मैं संभव के पास जा रहा देखने की क्या उसे गाड़ी से हमें कुछ यूजफुल मिला है, कम से कम एक गाड़ी तो हमारे पास है। इतना कहकर वह सेल्स मैनेजर के बगल से होकर निकल गया, जो उन्हें हराने से देखे जा रहा था। क्या यह लोग जानते थे कि यह ब्लास्ट होने वाला है या फिर इन्होंने ही वह ब्लास्ट करवाया? अचानक चार्ल्स को अपने रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई और वह डर मारे कांपने लगा। जब वह सोच रहा था कि पुलिस को कॉल करें या फिर नहीं, तभी रुद्राक्ष बोला, मुझे यह घर बहुत पसंद आया, मुझे यह चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का क्या? रुद्राक्ष की सिर्फ एक लाइन से चार्ल्स, जो अभी तक डर के मारे कांप रहा था, वह अपने होश में वापस आया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सप्लोजन किसने करवाया था और क्यों करवाया था, जब तक यह पकड़ा नहीं जाता तब तक क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर्टी बेचना ज्यादा बड़ी बात थी। यह प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला था। इसलिए उसने एक्सप्लोजन वाले मैटर को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करके लाया था वह रुद्राक्ष के सामने कर दिए। अगर यह कोई ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी होती तो सेल्स मैनेजर अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाता, लेकिन बात इस मेंशन की थी। ऐसे लग्जरियस मेंशन बहुत कम ही लोग खरीदते थे, इसलिए वह सेफ्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ लाया था, ताकि क्लाइंट के हाँ बोलते ही वह डील सील कर दे। और उसका डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। चार्ल्स ने बहुत ही खुशी से पेन निकाला और रुद्राक्ष को दे दिया। रुद्राक्ष ने एक ही बार में पेपर पर साइन कर दिया। जैसे ही रुद्राक्ष के पेपर पर साइन हुए, चार्ल्स से बहुत ही संभाल कर किसी खजाने की तरह उसे पेपर को वापस ब्रीफ केस में रखते हुए कहा, सर, आगे के पेमेंट के प्रक्रिया के लिए हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तभी हम आपके आगे का प्रक्रिया जारी रख पाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही यह सारा हो जाएगा और यह पुराने ओनर की जो पेंटिंग्स और वाइन्स है वह अभी भी यहाँ रखी हुई है, इसलिए हमें कुछ दिन चाहिए होंगे ताकि इन्हें यहाँ से निकाला जा सके। उसके बाद आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं।
रुद्राक्ष ने मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे चाबियां तभी दीजिएगा जब काम हो जाए। रुद्राक्ष की यह बात सुनते ही चार्ल्स खुशी से कूदना चाहता था। रुद्राक्ष के साथ डील करना उसके लिए बहुत ही आसान हुआ। तभी उसकी नजर पीछे ब्लास्ट हुई गाड़ी पर गई, जिसे देखकर पहले उसे डर लग रहा था, लेकिन अब उसे खुशी हो रही थी। शायद इस ब्लास्ट की वजह से ही और इसका सच कहीं बाहर न जाए, रुद्राक्ष ने इस जगह को खरीद लिया था। एक बार पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद रुद्राक्ष सीधा एक्सप्लोजन वाली साइट पर गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कॉन्वेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 147 अनाहिता के बारे में। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष माइंस का जाल बिछाते हैं अपने दुश्मन के लिए, लेकिन उसके दुश्मन को वक्त रहते हैं पता चल जाता है कि यह एक जाल है और वह वहां से वापस मोड़कर चला जाता है। सिर्फ उनकी एक गाड़ी ही वहां पर ब्लास्ट हुई होती है। अब आगे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद रुद्राक्ष सीधे ब्लास्ट वाली साइट के लिए निकल गया। जब तक वह वहां पहुंचा तब तक उसके आदमी उन्हें पहले ही आग शांत कर दी थी। वहां पर एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। जब ध्रुव वहां पर पहुंचा तो संभव अपना काम कर रहा था। बदबू के कारण को दूर बैठा हुआ था। वहां पर पहुंचते ही रुद्राक्ष में बाकी सबको इग्नोर किया और संभव से जाकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? संभव ने ना में सर हिलाया और गाड़ी के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। गाड़ी के अंदर 4 लोग थे और वह उनके पास बहुत तरह के हथियार थे। गाड़ी के अंदर का नजारा बहुत ही खतरनाक था। जब रुद्राक्ष ने अंदर देखा तो 4 जले हुए आदमियों की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। संभव के चेहरे पर भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। रुद्राक्ष ने अपनी सिकुड़ते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इनके डीएनए सैंपल ले लो। अगर इनके बॉस का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो उनके डीएनए सैंपल से हमें कोई क्लू मिल सकता है। उसकी बात सुनकर संभव ने भी हमें सर हिलाया और बोला, तो ठीक कह रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितने अच्छे से खुद को छुपाया है, लेकिन हम उसके आदमियों के जरिए उसे ढूंढ ही सकते हैं। अगर हम इस लीड को फॉलो करें तो किसे पता कि हम थोड़ी मेहनत के बाद उनके लीडर की आइडेंटिटी पता कर ले। ध्रुव, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में पागल हो रहा था, यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उनके पास आया जैसे वह कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही तेजी से आती बदबू की वजह से उसने अपने नाक बंद कर लिए। वह कंफ्यूज हो गया कि वही इतना ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन क्यों दे रहा है। क्या इन दोनों के सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है? वह लोग यहाँ इतनी बदबू में खड़े होकर भी कैसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं? रुद्राक्ष के आदमियों को जली हुई लाशों से जेनेटिक सैंपल लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उन्होंने जल्दी से सैंपल लेने के बाद सब कुछ साफ कर दिया जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब जाकर ध्रुव को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वह लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ गए। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए ध्रुव बोला, सीरियसली यह सब देखने के बाद मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे एक छुट्टी की जरूरत है। लेकिन संभव ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर बोला, उनके डीएनए सैंपल को ग्लोबल डेटाबेस से मैच करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या तुम वापस जाना चाहोगे या फिर यहीं रहकर न्यूज का इंतजार करोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्राक्ष बोला, मैं कल वापस जाऊंगा। कल? संभव ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या कोई अर्जेंट काम है? वापस जाकर तुम्हें कुछ वक्त यहाँ रुकना चाहिए। रुद्राक्ष बोला, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह काम। संभव बहुत अच्छे से रुद्राक्ष को जानता था, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पहुंचा। और जहां तक बात रही ध्रुव की, तो उसे तो अपनी गलतफहमी की वजह से रुद्राक्ष से दूर ही रहना था, इसलिए उसके लिए यही बेहतर होगा। बहुत ही जल्दी उनकी गाड़ी वापस उनकी ब्रांच ऑफिस के सामने रुकी। संभव और ध्रुव तो गाड़ी से उतर गए, मगर रुद्राक्ष घड़ी उतरकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और लेकिन ध्रुव पीछे मुड़ा और भागते हुए बिल्डिंग के अंदर चला गया, जैसे उसके पीछे किसी का भूत पड़ा हो। उसे इस तरह भागता हुआ देखकर संभव ने पूछा, क्या हुआ है इसके साथ? ऐसा क्यों लगता है जैसे वह तुमसे डर रहा है? लेकिन उसकी बातों से रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, क्या वह मुझसे हमेशा से ही नहीं डरता? संभव ने हाँ में सर हिलाया और अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। जब वह 7 साल का था तब उसने देखा था कि तुमने कैसे एक मुर्गी की जान ली थी और उसके बाद से ही तुमसे वह डरता है। ठीक है, फिर संभल कर जाना और याद रखना कि बॉडीगार्ड को चकमा देने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। समझ गया। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया तो संभव वहां से चला गया। संभव के वहां से जाते ही रुद्राक्ष अपना फोन निकाला और नेविगेशन ऑन करके शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गया। जब रुद्राक्ष शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके बाहर निकाला तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे जिनमें काफी सारा एक्सपेंसिव सामान था।
उन सभी सामान को वापस गाड़ी में रखने के बाद वह अपनी जगह पर बैठ गया और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसने 2-4 गाड़ियां बदली और रास्ते बदले यह श्योर करने के लिए कि वह जहां जा रहा है वहां तक उसके दुश्मन ना पहुंच पाए। आधे घंटे बाद रुद्राक्ष की गाड़ी एक अपार्टमेंट के बाहर रुकी। रुद्राक्ष ने सारे शॉपिंग बैग्स लिए और ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह 9th फ्लोर पर जाकर उसने डोर बेल बजाई। डिंग डांग डिंग डोंग। 2 बार डोर बेल बजाने के बाद एक छोटे लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कन्मिक। जल्दी ही किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रुद्राक्ष को अपने सामने एक छोटा एडोरेबल ब्लू आंख वाला लड़का दिखाई दिया। वह अमेरिकन था, जिसके बाल ब्राउन थे। वह पसीने से लगभग भीग था। वह पक्का काफी टाइम से खेल रहा होगा। उसे देखकर उसे लड़के ने इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? लेकिन रुद्राक्ष कोई जवाब देता है उससे पहले ही एक लेडी की आवाज सुनाई दी, पीटर इज डैड बैक? पीटर, क्या डैड वापस आ गए? उस बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाते हुए कहा, नो, इट्स ए हैंडसम यंग मैन। यह कोई हैंडसम यंग आदमी है। यह सुनते ही वह लेडी जल्दी से किचन से बाहर आई। उन्होंने आकर देखा तो एक बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लड़का उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसने जो महंगा ब्रांडेड सूट पहना हुआ था और उसका जो ऑरा था, उसे कोई भी बता सकता था कि वह कोई आम इंसान नहीं है। तभी उन लेडी की नजर रुद्राक्ष के हाथों पर गई, जो शॉपिंग बैग और गिफ्ट से भरे हुए थे। क्या यह लड़का उनके हस्बैंड का कोई पेशेंट है जो यहाँ उन्हें थैंक यू बोलने के लिए आया है? वह रुद्राक्ष को देखने से समझ गई कि रुद्राक्ष इंडियन है, इसलिए उन्होंने एक कदम आगे आते हुए हिंदी में पूछा, आप किससे मिलने आए हैं? रुद्राक्ष ऐसे अचानक आ जाने से थोड़ा एम्बेरस महसूस कर रहा था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ मिसेज विलियम्स से मिल आया हूँ। मैं अनाहिता का दोस्त हूँ। इंडिया में उसने मेरी काफी मदद की है और मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिल लो। मिसेज विलियम्स कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे छोटे बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वह बोला, क्या आप माही दीदी के दोस्त हो? वह कैसी हैं? वह कितने वक्त से वापस नहीं आई? उन्होंने मुझसे कहा था कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। क्या अब मुझसे प्यार नहीं करती? पीटर लगातार अनाहिता के बारे में बातें करते जा रहा था, जिससे यह बात रुद्राक्ष को साफ हो गई कि वह अनाहिता से कितना प्यार करता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रुद्राक्ष को इस बात से थोड़ी जलन हो रही थी। रुद्राक्ष को अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि वह अपनी सही फीलिंग इतनी आसानी से ना समझ सकता है और ना ही किसी को बता सकता है, लेकिन यह छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है। वह छोटा बच्चा खुलेआम सबको बता सकता है कि वह अनाहिता से कितना प्यार करता है। लेकिन वह इतना सेंसिबल तो था कि इतनी छोटे से बच्चे से बहस ना करें। उसने नीचे झुककर उसे बच्चों को देखते हुए कहा, वह इस वक्त वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही है। उस मैटर को सेटल करने के बाद वह वापस आ जाएगी। चिंता मत करो, वह वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मैं उसके कई दोस्तों में से एक हूँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं तो यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने खुशी से कहा, मैं जानता था मेरी दीदी मुझे नहीं भूलेगी। और फिर अपनी मॉम ओलिविया का हाथ हिलाते हुए बोला, मॉम देखना, दीदी जल्दी आ जाएगी। ओलिविया ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ हमें सर हिलाया और कहा, हाँ, वह जल्दी वापस आ जाएगी। यह सुनते ही वह बच्चा और एक्साइटेड हो गया। उसका सर सहलाते हुए ओलिविया आगे बोली, क्या तुम अपनी दीदी के दोस्त के लिए कॉफी नहीं बनाओगे? श्योर, उस बच्चों ने जवाब दिया और दौड़ते हुए अंदर चला गया। रुद्राक्ष भी उनके साथ अंदर आ गया। ओलिविया ने रुद्राक्ष को एक हेल्पलेस मुस्कुराहट दिया और कहा, हमें मिलने आने के लिए थैंक यू। रिस्पांस में रुद्राक्ष ने अपने हाथ में पड़े हुए शॉपिंग बैग्स को उठाकर आगे दिखाते हुए कहा, प्लीज आप यह लोग यह गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ओलिविया ने हाथ दिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, यह काफी एक्सपेंसिव हो गए। हम लोग काफी थैंकफुल है इसी बात के लिए कि तुम यहाँ आए और हमें माही के बारे में कुछ बता पाओगे। ओलिविया की आंखों में चिंता और कंसर्न साफ दे रही थी, जिससे रुद्राक्ष थोड़ा रिलैक्स हो गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, विलियम परिवार अनाहिता से बहुत प्यार करते हैं, भगवान का शुक्र है। मिसेस विलियम्स प्लीज इसे ले लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक गिफ्ट खरीद लिए हैं। मैं वापस घर नहीं ले जा सकता और उसके अलावा अनाहिता ने मेरी बहुत मदद की है। मैं तो बस उसके बदले में छोटे से गिफ्ट दे रहा हूँ। यह सब सुनकर ओलिविया के पास गिफ्ट रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने रुद्राक्ष को लिविंग रूम में बैठाते हुए पूछा, पीटर यहाँ पर नहीं है क्या? प्लीज तुम मुझे बता सकते हो कि माही वहाँ पर कैसी है? बात साफ थी कि उन्हें उसे बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था जो रुद्राक्ष ने थोड़ी देर पहले पीटर से कही थी। वह जानती थी कि अनाहिता इंडिया क्यों वापस गई है। इसका मतलब रुद्राक्ष की बातें बिल्कुल फेक है। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्राक्ष ने उन्हें ज्यादा परेशान न करने के लिए कहा, मिसेस विलियम्स चिंता मत कीजिए, अनाहिता बहुत स्मार्ट है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो वह उसे आसानी से सॉल्व कर लेगी और एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा और वह वहाँ पर ठीक है। लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह वापस नहीं आई है। मुझे यकीन है वह जल्दी वापस आ जाएगी।
रुद्राक्ष का एश्योरेंस मिलने के बाद ओलिविया ने एक गहरी सांस छोड़ी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने एक प्राउड स्माइल के साथ कहा, वह सचमुच बहुत स्मार्ट है। वह काफी फास्ट लर्नर है और हमेशा अपने टीचर्स को इम्प्रेस कर देती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि किसी इंसान ने उसे जन्म लिया है। अगर माही की मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो मैं पर्सनली उनसे मिलती। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। वह भी एक बार अनाहिता की मॉम सीता जी से मिलना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था इतनी अच्छी बेटी को जन्म देने के लिए, क्योंकि अगर वह उसे जन्म नहीं देती तो वह उससे मिल कैसे पाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इस बारे में सोचते ही दोनों ही शांत हो गए। ठीक उसी वक्त लियम विलियम्स घर वापस आए। भले ही वह मिडिल एज इंसान थे मगर वह अभी भी हैंडसम थे और उन्होंने खुद को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, जिससे उनकी उम्र 40 साल ही लगती थी। जब उन्हें पता चला कि रुद्राक्ष अनाहिता का दोस्त है तो उन्होंने खुश होकर रुद्राक्ष को गले लगाया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 148 मिस्ट्रियस बैकग्राउंड। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष का प्लान फेल हो जाता है, फिर भी उन्हें थोड़े बहुत सबूत मिलते हैं, जिसके बाद वह काफी सारे गिफ्ट खरीद कर विलियम्स यानी कि अनाहिता के उन मॉम डैड के पास पहुंचता है जिन्होंने उसे गोद लिया था। अब आगे, जैसे ही लियम विलियम्स को यह पता चला कि रुद्राक्ष अनाहिता का दोस्त है, उन्होंने काफी खुश होकर रुद्राक्ष को गले लगाया। इस अचानक गले लगाने से रुद्राक्ष थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे इस तरह किसी के गले लगने की आदत नहीं थी, लेकिन यह विलियम्स थे अनाहिता के परिवार वाले, इसलिए उसने कुछ ज्यादा कहा नहीं। इनफैक्ट उन सभी के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे भी वह अपना ही परिवार लगने लगा, क्योंकि अनाहिता की मॉम सीता जी के अलावा यही उसके ससुराल वाले थे। आफ्टर ऑल हिमेश मल्होत्रा का अनाहिता से कोई रिश्ता नहीं था। थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद और कॉफी पीने के बाद जब रुद्राक्ष जाने लगा तो पीटर ने धीरे से रुद्राक्ष का हाथ पकड़ा और बोला, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, बताओ क्या मदद करनी है। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया। अनाहिता का भाई उसका भी तो रिश्तेदार हुआ। पीटर ने अपनी पॉकेट से एक लेटर निकला और धीरे से बोल, डैड और मोम ने मना किया है कि मैं माही दीदी को कांटेक्ट ना करूं, मगर मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। क्या आप यह लेटर उन्हें डिलीवर कर दोगे और प्रॉमिस करोगे कि आप इसे पढ़ेंगे नहीं? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं डिलीवर कर दूंगा बिना इसे पढ़े। पीटर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, ओके तो कसम खाओ। रुद्राक्ष शांत हो गया। क्या यह सचमुच 13 से 14 साल का बच्चा है? लेकिन पीटर लगातार उसे देखे जा रहा था तो वह बोला, मैं कसम खाता हूँ, मैं यह लेटर में पक्का तुम्हारी माही दीदी को दे दूंगा बिना इसे देखें। पीटर ने हमें सर हिलाया और कहा, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। कितना फनी और क्यूट बच्चा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि वह अनाहिता का भाई है। अगर कोई ऐसा करता तो रुद्राक्ष उसे गुस्से में कई बार डांट चुका होता, लेकिन अनाहिता का भाई होने की वजह से उसे पीटर क्यूट लग रहा था। ठीक उसी वक्त ओलिविया और लियम जो अंदर चले गए थे, वह अपने रूम से बाहर आए और उनके दोनों हाथों में एक एक बैग था। लियम विलियम्स ने वह बैग रुद्राक्ष को देते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, यह आपके लिए गिफ्ट है। रुद्राक्ष मना कर पाता उससे पहले ही वह आगे बोले, आपका चेहरा बुझा हुआ लग रहा है। मुझे भरोसा है कि आपने बहुत कम किया होगा। अगर ऐसा ही चला रहा तो आपको नींद भी नहीं आएगी और जल्दी गुस्सा भी आएगा, इसलिए मैंने कुछ दवाइयाँ तैयार की है, आप रोज एक ले लीजिएगा। यह दवाई खत्म होते ही आप पूरी तरह से ठीक फील करेंगे। विलियम्स अपनी मेडिकल स्किल के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन लोग यह भी जानते थे कि उनकी अपॉइंटमेंट और उनसे इलाज करवाना कितना मुश्किल है। सबसे रिच और पावरफुल लोगों को भी उनसे इलाज करवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब जब वह खुद सामने से कर रहे हैं तो रुद्राक्ष मन नहीं कर पाया, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, थैंक यू मिस्टर विलियम्स। लियम विलियम्स ने कहा, यह ज्यादा नहीं है। तभी ओलिविया ने उसे एक बैग देते हुए कहा, माही की नींद हमेशा ही जल्दी टूट जाती है और वह शांति से सो नहीं पाती। मैंने उसके लिए कुछ दवाई तैयार की है और वह जानती है कि इन्हें कैसे उज करना है। प्लीज आप उसे दे दीजिएगा। ऑल राइट, जितना जल्दी हो सकेगा मैं यह उसे दे दूंगा। रुद्राक्ष ने वह बैग भी ले लिया। उसने उस बाग के अंदर धीरे से देखा तो अंदर काफी सारी यूनिक सेंटेड कैंडल्स थे जो नॉर्मल लग रहे थे। वह तीनों रुद्राक्ष को छोड़ने के लिए नीचे तक आए। बैग्स को गाड़ी में रखने के बाद रुद्राक्ष ने उन सभी को बाय किया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। रुद्राक्ष रियर व्यू मिरर से देख सकता था कि गाड़ी के दूर जाने के बाद भी वह तीनों वही बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े थे। यह यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वाली बात मानी जाती थी, जिससे साफ था कि वह लोग अनाहिता से कितना प्यार करते हैं और अनाहिता की वजह से ही उससे भी इतने प्यार से बिहेव कर रहे थे। जब रुद्राक्ष ने रियर व्यू मिरर्स में देख रहा था तो विलियम्स आपस में भी उसके बारे में बात कर रहे थे। मोस्टली ओलिविया बातें किए आ रही थी।
कितना अच्छा यंग मैन है। वह काफी हैंडसम और एलिगेंट है। उसके एक्शंस और गिफ्ट से लगता है वह काफी अच्छे परिवार से भी है। माही के काफी सारे दोस्त हैं मगर वह ज्यादातर उससे काफी बड़े हैं और ऑलरेडी उन सब की शादी हो गई है। मुझे लगता है यह काफी यंग है, उनकी जोड़ी भी काफी अच्छी रहेगी। तुम्हें नहीं लगता? लियम विलियम्स ने ना में सर हिलाया और याद दिलाते हुए कहा, माही किस लिए वापस गई है यह मत भूलो तुम, वह वहाँ पर अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने वापस नहीं गई। यह बात सुनते ही ओलिविया के एक्सप्रेशन बुरे हो गए। उसने बातें करना बंद कर दिया और पीटर को अंदर ले जाते हुए बोली, पीटर तुमने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। बोलो मत, तुम्हें अपने लिए एक सेल्फ रिकमेंडेशन लेटर लिखना है। पीटर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उनके साथ घर के अंदर चला गया। लियम विलियम्स रुद्राक्ष की गाड़ी नजरों से दूर हटाने के बाद भी वही दरवाजे पर खड़े थे। अनाहिता को जब अपने पास की कुछ चीज याद आई और उसने इंडिया जाने का फैसला किया, उससे पहले उन्होंने कई बार उसे एडवाइस दी थी कि वह पास की सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़े। लेकिन उस वक्त अनाहिता ने उन्हें जवाब दिया, डैड क्या आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ होता और यह सब जानते हुए भी आप पास्ट को भूलकर सच्चाई पता लगाने की कोशिश न करते और आगे बढ़ जाते? ऑब्वियसली उनका जवाब भी वही था जो अनाहिता का था। नहीं, कोई इंसान दुनिया में इतना हार्टलेस नहीं हो सकता है कि अपने ही माँ की मौत को भूल जाए और उससे परेशान ना। इसलिए उन्हें आखिर में अनाहिता को इंडिया वापस जाने की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन वह अभी भी नहीं जानते थे कि उनका फैसला सही था या गलत। रुद्राक्ष की गाड़ी अब वहाँ नहीं थी और वह वहाँ से जा चुका था। सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया था, जैसे वह कभी यहाँ आया ही नहीं। लियम विलियम से एक गहरी सांस छोड़ी और वापस घर के अंदर चले गए। अमेरिका के ही एक मेंशन में अभियान ने धीरे से डोर पर नॉक किया और दरवाजा को धक्का दिया। तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। रूम की पूरी लाइट बंद थी और रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अभिमान उस आदमी के डार्क एक्सप्रेशन देख सकता था। उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बोला, ड्यूक मैंने न्यूज़ कंफर्म कर ली है, बम डिसमेंटल नहीं हुआ था। किसी ने जानबूझकर बम को डिफ्यूज करने के लिए उसके वायर कट कर दीजिए और मुझे लगता है वह अनाहिता नहीं थी जिसने यह किया। जब अभियान ने अपनी बात पूरी की तो उसे आदमी के एक्सप्रेशन थोड़े रिलैक्स हो गई। उसका प्लान फुल प्रूफ था। अनाहिता को बम के बारे में पता भी नहीं चलने वाला था। उसे ढूंढकर उसे डिसमेंटल करना बहुत दूर की बात है। वह सिर्फ एक मामूली लड़की है। उस बम के बारे में अगर उसे पता भी चल जाता तो वह डर जाती, भाग जाती। वह इतनी बहादुर नहीं हो सकती कि उसे बम के वायर को कट कर दे। यह कोई फिल्म नहीं चल रही है। वह नहीं थी तो कौन था? उसने अपनी इरिटेशन को शांत करते हुए कहा। अभियान ने गहरी सांस ली और बोला, आरुष शेखावत। जाना पहचाना नाम सुनते ही उसे आदमी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, वह इंडिया में क्या कर रहा था? अभियान ने ना में सर हिलाया और बोला, एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। हमारे आदमी ने उसे क्रूज पर देखा था पक्का। पिछली बार उसका जो हमसे झगड़ा हुआ था, इसकी वजह से वह गुस्से में होकर हम पर नजर रखे हुए होगा। मुझे लगता है कि आरुष ने ही बम को डिसमेंटल किया होगा अपने आप को बचाने के लिए और इसी वजह से वह अनाहिता भी बच गई। यह सब सुनने के बाद उसे आदमी के एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए। वह अनाहिता ने इस बम को डिफ्यूज किया है, इस बात को मानने के बजाय इस बात पर यकीन करना चाहेगा कि आरुष शेखावत ने उस बम को डिफ्यूज किया। अभियान ने उसके एक्सप्रेशन देखे और बोला, क्या हमें आरुष शेखावत के पीछे जाना चाहिए? उसने कई बार हमारे प्लान्स खराब किए हैं। नहीं, उस आदमी ने कोल्ड आवाज में जवाब दिया, उसकी फैमिली मिस्टीरियस है। हमें जब तक उसके फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ अच्छे से पता नहीं चल जाता, हम उसे पर सीधा अटैक नहीं कर सकते। अपने सारे आदमियों को कह दो कि उनके फैमिली मैटर से दूर रहे। समझ गया, अभियान ने जवाब दिया। और अनाहिता का क्या? वह सिर्फ एक लड़की है, उस आदमी ने बहुत ही गुरूर से कहा। उसे अभी के लिए इग्नोर कर दो, वह कोई भी सीरियस चीज नहीं कर सकती। हमारा टारगेट रुद्राक्ष और बाकी 3 है, बाकी सबको अकेला छोड़ दो अभी के लिए। समझ गया, अभियान ने धीरे से सर झुकाकर कहा और मूड का रूम से बाहर चला गया। रूम में फिर से एक बार शांति छा गई। तभी उस आदमी की नजर एक फोटो पर गई जिसमें बहुत खूबसूरत सी औरत अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर खड़ी थी। वह बच्चा वह था और वह औरत अब इस दुनिया में नहीं थी। उस फोटो को देखते हुए उस आदमी की आंखों में गहरा गुस्सा दिखाई देने लगा और गुस्से में पागल होकर उसने रूम की हर एक चीज अपने हाथों से मारकर जमीन पर गिरा दी। रूम पूरी तरह से बिखर चुका था, सब चीज टूटी फूटी थी, जैसे वहां पर कोई तूफान होकर गुजर हो। वहीं दूसरे तरफ अगले दिन मल्होत्रा मेंशन में अनाहिता ने फाइनली अपना काम खत्म किया। तभी उसे अपने आदमी का एक मैसेज आया कि अभय का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अनाहिता को इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। अनीता वाला मामला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था, तो अभय अगर तैयार भी होगा तो उसे कुछ टाइम के लिए इंतजार करना होगा, एक परफेक्ट मौके के लिए। हमें कुछ वक्त एक परफेक्ट का इंतजार करना पड़ता है, सही अंजाम के लिए। वह इतने सालों से इंतजार कर रही थी, थोड़ा और इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।
उसका सब्र और डिटर्मिनेशन इतना था कि जब तक वह सब कुछ खत्म नहीं कर देगी तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली। दोपहर में हिमेश मल्होत्रा लंच के लिए घर वापस आया। दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे और चुपचाप खाना खा रहे थे। अभिमान ने देखा कि हिमेश मल्होत्रा ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसे कुर्सी की तरफ देखने लगा जहां पर अनीता बैठा करती थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और यह नॉर्मल सी बात थी कि हमेशा मल्होत्रा उसे मिस कर रहा था। सब कुछ देखने के बाद अनाहिता ने एक राइट समय का इंतजार किया और पूछा, डैड क्या आप दोपहर में फ्री है? क्या हम दोनों जाकर अनीता आंटी से मिल सकते हैं? यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा उसकी तरफ देखने लगा। वह हिचकी जा रहा था। उसके ऐसे रिएक्शन से अनाहिता पूरी तरह खुश थी और उसने जवाब दिया, भले ही अनीता आंटी ने आपको बेइज्जती किया था मगर वह आपकी वाइफ है, आपको उनसे बात तो करनी होगी और अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उन्हें ठीक करना है। चलिए ना उनसे जाकर मिलते हैं, शायद वह ठीक हो गई हो। हिमेश मल्होत्रा ने भी हमें सर हिलाया और कहा, हाँ मैं फ्री हूँ, थोड़ी देर बाद जाकर उसे मिलते हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 149 विनोद सच में अनीता से प्यार करता है। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष के दुश्मन को पता चल जाता है कि शिप पर लगा हुआ बम डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन वह अनाहिता के बजाय आरुष पर शक करता है और कुछ वक्त के लिए अनाहिता को के लिए छोड़ने के लिए अपने आदमियों को ऑर्डर देता है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा के हाँ कहते ही अनाहिता ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अब तक अनीता पक्का अपने होश में आ चुकी होगी और वह काफी क्यूरोस थी यह जानने के लिए कि उसे देखते ही अनीता कैसे रिएक्ट करेगी। उसने उतना बड़ा सीक्रेट नशे की हालत में उसे बताया था, उसके बाद तो वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी। खाना खत्म करने के बाद अनाहिता कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चली गई। अपने आप को अच्छे से तैयार करने के बाद वह नीचे आई और हिमेश मल्होत्रा के साथ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज साइकाइट्रिक हॉस्पिटल के लिए हिमेश मल्होत्रा खुद गाड़ी चला रहा था। वह यह बात किसी को नहीं पता चलने देना चाहता था कि अनीता इस वक्त साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में है। एक ही गाड़ी में उसके साथ बैठना अनाहिता के लिए स्ट्रेसफुल था, इसलिए उसने गाड़ी की खिड़की खोल दी और बाहर की ताज़ी हवा लेने लगी। हिमेश मल्होत्रा ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। हैरानी से अनाहिता ने उसकी तरफ देखा है तो हिमेश मल्होत्रा आगे बोला, जब तुम छोटी थी तो इसी तरह गाड़ी की खिड़की खोलकर ताज़ी हवा के मजे लेती थी। उसके बाद मैं तुम्हें एक कहानी बताई कि कैसे एक बदमाश बच्चे ने इसी तरह गाड़ी की खिड़की से कर बाहर निकाला था तो दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया तो तुम डर गई और उसके बाद तुम कभी अपना सर बाहर नहीं निकलती थी। फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए रिग्रेटफुली कहा, लेकिन तुम्हें अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है। अनाहिता ने हमें सर हिलाया तो हिमेश मल्होत्रा ने पूछा, क्या तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है? अनाहिता की आंखों में अजीब सी इमोशन दिखाई दिए। अगर हिमेश मल्होत्रा ने एक बार यह बात कही होती तो इसका मतलब है कि उसे दुख है अनाहिता की यादें जाने का, लेकिन उसने यह बात 2 बार रिपीट किया। इसका मतलब वह कंफर्म करना चाहता है उसे अभी भी उसके ऊपर शक है। क्या शकी आदमी है? अनाहिता ने उसकी तरफ देखकर एक मासूम चेहरा बनाया और ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे भी अपनी यादें वापस चाहिए मगर मुझे कुछ याद नहीं आता है। मुझे तो यह तक याद नहीं है कि मॉम कैसी दिखती थी। मैंने इंटरनेट पर भी उनकी फोटो खोजने की कोशिश की मगर मिली नहीं। क्या आपके पास उनकी फोटो है? यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा के हाथ की ग्रिप स्टीयरिंग व्हील पर टाइट हो गई। उसने हल्का सा खांसते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी मॉम को तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके अलावा हमारे पास पहले कैमरा भी नहीं था। जो उनकी एक फोटो बची थी वह हमने अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल की थी। ओ अनाहिता उसके जवाब को सुनकर डिसअपॉइंटेड लग रही थी। हिमेश मल्होत्रा ने भी आगे कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा, लेकिन अनाहिता ने नोटिस कर लिया कि वह बार बार अपनी आंखें ब्लिक कर रहा था, जो एक गलती साइन था। ऑफ कोर्स वह गिल्टी होगा, आफ्टर ऑल उसने किसी को जान से मारा था। अनाहिता मन ही मन गुस्से से आज बाबूलाल हुए जा रही थी। एक ही गाड़ी में उसके साथ बैठना और उसे डैड कहना उसके लिए हर रोज एक टॉर्चर था। वह लोग जल्दी हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? वह लोग पहुंचने ही वाले थे तभी हिमेश मल्होत्रा का फोन बजा। उसने देखने के लिए फोन निकला तो उसे पर नाम फ्लैश हुआ, विनोद। विनोद? क्या वह हिमेश मल्होत्रा के कांटेक्ट में है? यह अनाहिता के लिए हैरानी की बात थी, लेकिन उसने अपनी इमोशंस बहुत ही अच्छे से छुपा लिया। हिमेश मल्होत्रा ने अपना फोन ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया और कॉल आंसर किया, बोलो विनोद। मिस्टर मल्होत्रा। दूसरी तरफ से विनोद की आवाज आई, मिसेज मल्होत्रा की दूसरे देशों में जो कंपनी है उसके एक नए प्रोजेक्ट के लिए हमें उनके सिग्नेचर की जरूरत है। अगर वह अपना कॉल पिक नहीं कर रही है, मैं सोच रहा था कि आप मेरे बिहाफ पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इससे अनाहिता और हैरान हो गई। क्या हिमेश मल्होत्रा को पता है कि अनीता ने दूसरे देशों में कंपनी खोली हुई है? क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट पर साइन अभी चाहिए और तुम तो उसके राइट हैंड हो, क्या तुम उसके बिहाफ पर साइन नहीं कर सकते? विनोद ने जवाब दिया, सर यह प्रोजेक्ट मेरी अथॉरिटी के बाहर है, इसमें मिलियंस लगने वाले हैं, हमें मिसेज मल्होत्रा के ही साइंस चाहिए, उनकी साइन के बिना हमें रिकॉर्ड को प्रक्रिया करने में मुश्किल होगी। मिलियंस? हिमेश मल्होत्रा की आंखों में चमक आ गई। मुझे तो लगता था कि उसकी कंपनी हमेशा लॉस में रह जाती है, तुम लोगों को इतना बड़ा ऑर्डर कब मिला? उसकी आंखों पर हैरानी और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था, लेकिन यह शब्द अनाहिता को दूसरी तरह से हिट हुए। उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अनीता की अमेरिका वाली सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट काफी प्रॉफिटेबल थी और किसी में भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि वह लोग करोड़ों कमा रहे थे। तब जाकर अनाहिता को कुछ समझ में आया कि जिस कंपनी की बात हिमेश मल्होत्रा कर रहा है और जिस कंपनी को वह जानती है, वह दोनों अलग अलग है। अब समझ में आया अनीता और विनोद मिलाकर कितने सालों से हिमेश मल्होत्रा को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर हिमेश मल्होत्रा को पता चल जाए कि विनोद अनीता का एम्प्लॉय नहीं लवर है, तो वह कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे पक्का भरोसा है कि वह गुस्से में उन दोनों को ही मार डालेगा। यह सोचते हुए अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी विनोद आगे बोला, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मैं 6 महीने लगाकर यह डील स्ट्राइक की है। मिसेज मल्होत्रा और मैं बहुत मेहनत कर रहे थे हमारी कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ है मिसेज मल्होत्रा को? वह कॉन्ट्रैक्ट पर खुद साइन क्यों नहीं कर सकती? अब हिमेश मल्होत्रा धर्म संकट में पड़ चुका था। उसे अपने रेपुटेशन और पैसों के बीच में किसी को चुनना था जो उसके लिए बहुत ही मायने रखते थे। तभी विनोद आगे बोला, मिस्टर मल्होत्रा, अगर हम डील साइन कर लेते हैं तो हमारी कंपनी को इसके अलावा और भी बड़े बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, हम ऐसा मौका नहीं जाने दे सकते। यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा ने अपना मन बना लिया और डिक्लेयर किया, मैं समझ गया, मैं अभी उसी के पास जा रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ। एड्रेस बताइए, विनोद ने पूछा। रायचंद साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, हिमेश मल्होत्रा ने जवाब दिया। क्या? विनोद ने हैरानी से कहा कि वह अपने बॉस के अस्पताल में होने से इतना हैरान है, लेकिन अनाहिता समझ गई कि वह सिर्फ हैरान होने का नाटक कर रहा है। विनोद काफी स्मार्ट है, वह बहुत अच्छे से जानता है कि उसे हिमेश मल्होत्रा के साथ अनीता से मिलने जाना ज्यादा कन्वीनियंट और सेफ होगा। इसी सोच के साथ उसने मन ही मन विनोद को शाबाशी थी। मैं आसपास ही हूँ, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा, विनोद ने जवाब दिया। ठीक है, फिर हिमेश मल्होत्रा बोला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर मिलता हूँ। कॉल कट होने के बाद अनाहिता ने हिमेश मल्होत्रा के चेहरे पर एम्बारासमेंट नोटिस किया। उसके लिए अपनी पत्नी की बीमारी चिंता नहीं, शर्म का कारण थी। लेकिन उसने जल्दी से अपना सर घूम लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे उसने अभी अभी कोई भी बात नहीं सुनी। वह जल्दी ही रायचंद परिवार के सेक्रेटरी हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए। अनाहिता गाड़ी से उतरी तो उसने देखा कि विनोद कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहा है। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, अनाहिता ने विनोद की आंखों में एक गहरा गुस्सा और नफरत दिखी, जो जल्दी ही गायब हो गई और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट ले आया। उसने अनाहिता के पास आते हुए कहा, आप जरूर मिस मल्होत्रा होगी। मिसेज मल्होत्रा ने मुझे बताया था कि उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी है। मिस्टर मल्होत्रा, शायद वह सही कह रही थी, आप काफी लकी है। हिमेश मल्होत्रा को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। यह सुनते ही उसके चेहरे पर काफी खुशी भरे परेशान आ गए। तभी विनोद ने पूछा, लेकिन मिसेज मल्होत्रा को क्या हुआ है? क्या वह बीमार है? यह सुनते ही हिमेश मल्होत्रा का चेहरा डार्क हो गया। उसे सच बताना नहीं था, इसीलिए उसने कहा, जब तुम मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। विनोद ने हाँ में सर हिलाया और वह उन लोगों के पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। यह रायचंद परिवार का साइकाइट्रिक हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ जाने के लिए और पेशेंट से मिलने के लिए परिवार वालों को भी काफी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी। जब उन्होंने अंदर जाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो मेडिकल स्टाफ उन्हें अनीता के वार्ड की तरफ ले जाने लगा। यह साइकाइट्रिक हॉस्पिटल दूसरे अस्पताल से थोड़ा अलग था। यहाँ किसी सिक्योरिटी काफी टाइट थी और हर एक रूम के बाहर ग्रिल लगाए हुए थे, ऐसे जैसे अंदर जानवरों को लॉक किया गया हो। जब अनीता के वार्ड का दरवाजा खुला तो अनाहिता ने देखा कि अनीता को बेड से बंधा हुआ है और उसने एक अस्पताल गाउन पहना है। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ है और मेकअप ना होने की वजह से वह काफी भद्दी दिख रही थी। यह देखकर अनाहिता ने धीरे से विनोद की तरफ देखा, जो अनीता को इस हालत में देखकर काफी दुखी हो गया था। इसका मतलब विनोद सच में अनीता से प्यार करता है। हिमेश मल्होत्रा और विनोद ने दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जहां हिमेश मल्होत्रा शर्मिंदा था, वहीं दूसरी तरफ विनोद दुखी तो बहुत था, मगर उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो उनका प्लान खराब हो सकता है।
अनाहिता ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और अनीता को ग्रिड किया जो ऊपर सीलिंग की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन की तरफ देखी जा रही थी। आंटी अनीता, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। यह आवाज सुनते ही अनीता ने उसे डायरेक्शन में देखा और विनोद को उनके साथ देखते ही वह हैरान हो गई। तभी हिमेश मल्होत्रा ने उसके पास आते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? अनीता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ देखा नहीं, बल्कि वह अनाहिता की तरफ घूरते हुए देखकर चिल्लाकर बोली, यह सब तुम्हारी गलती है। यू बीच तुमने ही मेरे साथ कुछ किया है, इसी की वजह से मुझे भ्रमा होने लगे और हिमेश को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए मुझे इस जगह पर भेज दिया। नॉर्मल इंसान भी यहाँ पागल हो जाएगा, मैं यहाँ रोज रोज उन डॉक्टर के टॉर्चर और उन पगलों की चीखें सुन सुनकर पागल होने वाली हूँ। यह सब सुनकर अनाहिता ने मासूम चेहरा बनाकर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखा और बोली, डैड, लगता है आंटी अभी भी बीमार है। यह सुनकर अनीता ने चिल्लाते हुए कहा, यू बीच, तुम एक बहुत बुरी मौत मरोगी। वह छूटने के लिए कोशिश करने लगी और अपने हाथ छुड़ाने लगी, जिससे काफी तेज आवाज होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे छोड़ दिया गया तो वह इसी वक्त अनाहिता की जान ले लेगी। लेकिन उसके सारी कोशिशें बेकार थी। यह चेन कोई नॉर्मल चेन नहीं थी, बल्कि स्पेशली खतरनाक से खतरनाक पेशेंट और ताकतवर पेशेंट को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। कोई स्ट्रांग आदमी भी उसे तोड़ नहीं सकता था। अनीता जैसी कमजोर औरत तो दूर की बात है, जिसने कभी जिंदगी में मेहनत ना की हो। हिमेश मल्होत्रा ने फिर से डिसअपॉइंटमेंट में सर हिलाया और कहा, वह अभी भी पहले की तरह ही है। विनोद, मुझे लगता है तुम्हें बाद में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वह इस वक्त बिजनेस डील के बारे में सोचना है या फिर साइन करने के हालात में है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 150, सारिका को बुखार है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता जानबूझकर हिमेश मल्होत्रा के सामने साइकाइट्रिक हॉस्पिटल चलने के लिए बात करती है और विनोद भी जानबूझकर उनके साथ ही अनीता से मिलने आता है ताकि किसी को उसे पर शक ना हो। अब आगे। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनते ही विनोद की आंखों में अजीब सा लुक दिखाई दिया, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया और उसने जवाब दिया, सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ टाइम निकाल कर मैम के पास रोज आ जाऊंगा, ताकि वह जब ठीक हो जाए और थोड़ी सी होश में आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। हिमेश मल्होत्रा ने हमें सर हिलाया और कहा, हाँ, यही एक रास्ता है। थैंक्स विनोद, इसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छा बोनस दूंगा। प्लीज इसके बिजनेस का अच्छे से ध्यान रखना और इसकी हालत के बारे में भी मुझे अपडेट करते रहना। हर रोज इससे मिलने आने का मेरे पास वक्त नहीं होगा। थैंक यू सर, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मैम से बात करने दीजिए, देखते हैं वह शांत होती हैं या नहीं। विनोद बोला। ज्यादा बिना सोचे हिमेश मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए कहा, शयोर, तुम ही रख सकते हो, मुझे अभी जाना होगा। बाय द वे, इसकी कंडीशन के बारे में बाहर किसी को मत बनाता ना, वरना हमारी कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा। विनोद ने हमें सर हिलाया और बोला, समझ गया सर। फिर हिमेश मल्होत्रा अनाहिता के साथ रूम से बाहर चला गया। अनाहिता ने जाने से पहले एक बार विनोद को देखा। उन दोनों के वहां से जाते ही विनोद ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से अनीता के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर पूछा, अनु, कैसी हो तुम? अनीता, जो गुस्से में पागल होने वाली थी, अनाहिता के जाने के बाद थोड़ा शांत हुई और विनोद की नजरों से मिलते ही वह बोलने लगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हुई हूँ, अनाहिता ने मेरे साथ किया है, मेरा भरोसा करो। विनोद ने हमें सर हिलाते हुए कहा, भले ही दूसरे लोग तुम पर भरोसा ना करें, हिमेश मल्होत्रा भी नहीं, मगर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे भरोसा है कि तुम पागल नहीं हुई हो। यह सुनते ही अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोने लगी। विनोद भी आराम से इंतजार करता रहा ताकि उसका सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाने के बाद वह बोला, क्या हुआ? मैंने सुना मायरा के साथ कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। जब मैंने कुछ इन्वेस्टिगेट की तब मुझे पता चला कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसलिए मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था ताकि यहाँ तुमसे मिलने आ सकूं। मुझे डर लग रहा था कि कोई जाल ना हो। अब मुझे बताओ क्या हुआ? विनोद तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता था जब तक उसे यह न पता चल जाए कि आखिर में हो क्या रहा है। अनीता ने अपने लिप्स बाइट किए। उसने किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। यह बात उसकी हर बार दिल तोड़ती थी, लेकिन सच्चाई नहीं बदली जा सकती थी। वह इस तरह पागल नहीं हो सकती, उसे सच्चाई कभी ना कभी तो माननी होगी। उसने अपने लिप्स बाइट करना बंद किए और दांत पीसते हुए गुस्से में बोली, अनाहिता ने पक्का मेरी बेटी को मारा है। मैं मायरा के मरने से इतनी उदास हो गई कि अजीब सा बिहेव करने लगी और अपने रूम में वापस आते ही मुझे भ्रमा होने लगा कि अनाहिता माहिरा है। मैंने उसे यह भी बता दिया कि मैं ही उसकी माँ सीता को मारा था। इतना कहकर उसने तेजी से और डर के मारे विनोद का हाथ पकड़ा और बोली, अनाहिता पक्का यहाँ बदला लेने आई है। वह पक्का यहाँ अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहती है। विनोद, अब हमें क्या करना चाहिए?
अनीता कभी भी इतना पैनिक नहीं होती थी। उसे पता नहीं था कि आश्रम छोड़ते ही उसे साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाएगा। विनोद ने उसकी बातों का मतलब पकड़ लिया और पूछा, तुमने कहा कि तुम्हें भ्रम हुआ? अनीता ने हमें सर हिलाया और बोली, मुझे नहीं पता कि है मेरे साथ अनाहिता ने किया था या नहीं, या फिर मारा की मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और यह सब हो गया। लेकिन मैं जानता हूँ, विनोद से बीच में रोकते हुए कहा, उसने मेरा ड्रग चुरा लिया होगा। कौन सा ड्रग? अनीता ने हैरानी से पूछा। विनोद ने गुस्से में शनाया की बर्थडे पार्टी की रात जो कुछ भी हुआ वह सब बताया और गुस्से में बोला, यह सब मेरी गलती है, तुम्हें यह सब मेरी वजह से सहना पड़ा। इन सब के लिए वह अपने आप को ब्लेम कर रहा था। अपना सरनामे हिलाते हुए अनीता ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, अनाहिता बहुत चालाक है, वही तुम्हारा प्लान में नहीं फांसी, यहाँ तक कि उसने तुम्हारा ड्रग भी चुरा लिया उसे इस्तेमाल करने के लिए। विनोद ने एक गहरी लंबी सांस ली और अनीता का कंधा पकड़ते हुए बोला, अनु तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम्हें खुद को ठीक करना होगा ताकि तुम यहाँ से निकाल कर उसे अनाहित से बदला ले सको। कांपती हुई आवाज में अनीता ने जवाब दिया, यह हॉस्पिटल रायचंद परिवार का है और संभव रायचांद और रुद्राक्ष दोस्त हैं और अनीता का रुद्राक्ष से कोई लेना देना है। यह पक्का एक ट्रैप है, मुझे डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा हॉस्पिटल छोड़ने के लिए, लेकिन अनाहिता यह कभी नहीं होने देगी। विनोद, क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ फंसी रह जाऊंगी? अपने दांत पीते हुए विनोद ने डिक्लेयर किया, अगर वह लोग तुम्हें नहीं जाना देंगे तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। हम मल्होत्रा ग्रुप को पीछे छोड़ देंगे और जितना भी हमारे पास पैसा है उसे लेकर देश के बाहर जाकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। यह इतना आसान नहीं है। इस वक्त मैं एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में हूँ, ना कि कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में, वह भी यह रायचंद परिवार का साइकाइट्रिक हॉस्पिटल है। यहाँ पर चारों तरफ सर्विलेंस कैमरा है और ट्रेन बॉडीगार्ड्स और नर्स है ताकि किसी भी पेशेंट को यहाँ से भाग लेना दिया जा सके। हम यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगे तो हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाएगा और उसके बाद हिमेश मल्होत्रा हमें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा। यह सब जानने के बाद वह क्या कर सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। यह सब सुनकर विनोद ने गुस्से में बेड पर मुक्का मारा, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। 2 मिनट तक वार्ड में पूरी तरह से शांति रही, लेकिन कुछ सोचकर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं समझ गया, हम अपने ओरिजिनल प्लान को पूरा कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनल प्लान अगर कामयाब हो गया तो हिमेश मल्होत्रा को तुम्हें इस अस्पताल से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाएगा। यह सुनकर अनीता ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा ओरिजिनल प्लान? क्या तुम्हें याद नहीं है वह दवाई जो मैंने तुम्हें पहले दी थी? विनोद ने मुस्कुराकर उसे याद दिलाया। यह सुनते ही अनीता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, यस हम यह कर सकते हैं। जब वह ड्रग इफेक्ट दिखाएगा तो हिमेश को पक्का मुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ तक कि वह मेरा ध्यान भी रखेगा और बहुत ही सावधानी से मुझे यहाँ से ले जाएगा। आज के बाद से मैं वह दवाई रोज तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं हिमेश मल्होत्रा को बिना अलर्ट किया यहाँ आने का कोई कारण ढूंढ लूंगा, विनोद बोला। अनीता ने हमें सर हिलाकर बोली, अच्छा है। विनोद वहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने अनीता को थोड़ी देर शांत कराया और वहां से उठकर जाने लगा। उसके जाने के बाद अनीता ने एक बहुत ही काम एक्सप्रेशन के साथ वही लेट गई। उसे बस इंतजार करना था। इस जगह से बाहर निकालने के बाद वह अनाहिता से बदला ले लेगी। वह अनाहिता अब उसे और हार नहीं सकती। लेकिन वह दोनों एक बात नहीं जानते थे कि अनाहिता जो मल्होत्रा मेंशन वापस लौट आई थी, वह अपने घर पर लैपटॉप में उनके हर एक बात को सुन रही थी। अनाहिता की नजर लगातार अनीता के चेहरे पर बनी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। विनोद ने न सिर्फ अनीता को वहां से निकलने का एक आइडिया दिया, बल्कि एक उम्मीद भी दे दी थी, शायद यही प्यार की ताकत होती है। लेकिन अनाहिता इस वक्त सोच रही थी कि उनका प्लान हो क्या सकता है। जो वह लोग इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं और उन्हें कंफर्म है कि वह उसे अस्पताल से बाहर निकल जाएगी। घर आने के बाद से ही महेश मल्होत्रा फिर से अपने एरोगेंट अवतार में आ गया था और बाहर एक छोटी छोटी बात पर हाउसकीपर्स को डांटे जा रहा था। चाय ज्यादा गर्म है, चाय ज्यादा ठंडी है, फल ठीक से नहीं काटे, खाना अच्छा नहीं बना। अनाहिता उसकी इन सभी बातों से पूरी तरह उग गई थी, इसलिए उसे अकेला छोड़कर वह बैकयार्ड में घूमने चली गई। अनाहिता जब बैकयार्ड में इसी तरह टहल रही थी तो ममता जल्दी से उसके पास आई और उससे कहा, वह लड़की बेहोश हो गई है। यह सुनते ही अनीता तेजी से दौड़ते हुए सर्वेंट क्वार्टर्स में पहुंची। ममता ने पहले ही सारे हाउसकीपर्स को हटा दिया था, इसलिए अनाहिता को उसके रूम में जाता हुआ किसी ने नहीं देखा। दरवाजा बंद करने के बाद अनाहिता ने सारिका को देखा, जिसका चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद हो गई थी। सारिका, सारिका, अनाहिता ने हल्का सा हिलाते हुए पूछा। लेकिन उससे सारिका अपने होश में नहीं आई। वह लगातार कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब अनाहिता ने नजदीक झुककर सुनने की कोशिश की तब उसे सुनाई दिया, बदला, रितेश।
यह सब देखकर ममता ने चिंता होकर पूछा, मैम अब हमने क्या करना होगा? अनाहिता ने मुड़कर उन्हें देखा और कहा, मैंने इसके घाव पर बैंडेज कर दिया था तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए था। क्या आपने इन्हें टाइम पर दवाई दी थी? यस मैम, मैंने सब चीज खाना और दवाई टाइम पर ही दी थी और अपने सामने ही खिला कर गई थी काम पर जाने से पहले, ममता ने जवाब दिया। अनाहिता कंफ्यूज हो गई। जब उसने सारिका का सर छुआ तब उसे एहसास हुआ कि वह बुखार से तप रही है। अनाहिता ने ममता से कहा, सारिका को बुखार है, आप मेरे रूम में जाकर मेडिकल किट लेकर आई, बिना किसी को नजरों में आए। अगर कोई आपको देख ले और आपसे पूछे तो कह दीजिएगा आपके परिवार का कोई आपसे मिलने आया है और उसे चोट लग गई है। मैं समझ गई बोलकर ममता जी जल्दी से वहां से भाग गया अनाहिता की रूम की तरफ। अनाहिता ने एक बार फिर बंद करने के बाद सारिका के कपड़े उतार कर देखे, लेकिन सारिका के जूते ने अनाहिता का ध्यान खींचा। सारिका के जूते पर मिट्टी और पत्तियां लगी हुई थी। क्या सारिका कुछ वक्त पहले बाहर गई थी? अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए अनाहिता ने उसके कपड़े उतार कर देखे तो उसे रियलाइज हुआ कि सारिका के सारे बैंडेज गीले हो गए हैं। ठीक उसी वक्त सारिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए कमजोर आवाज में बोली, मिस मल्होत्रा। भले ही सारिका इस वक्त पेशेंट थी मगर उसका ऐसा बिहेवियर अनाहिता के बर्दाश्त के बाहर था। उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर पहले बाहर गई थी और कहाँ गई थी तुम? सारिका ने अपने लिप बाइट करते हुए जवाब दिया, जहाँ वह गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बकवास बंद करो, अनाहिता ने गुस्से में उसकी बैंडेज को निकलते हुए बोली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसी तरह की हरकत करती रही तो मर जाओगी तुम? सारिका उसे गिल्टी होकर देख रही थी, लेकिन वह यह मानने की तैयार नहीं थी कि उसके बाहर जाना एक गलती थी। अनाहिता भी समझती थी कि सारिका की यह हालत और उसके भाइयों की मौत की वजह कहीं ना कहीं वह है, इसलिए उसने बहुत ही आराम से कहा, मैंने किसी को तुम्हारे भाई रितेश को ढूंढने के लिए भेज दिया है। जब वो लोग कोई खबर देंगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मगर तुम्हें चोट लगी हुई है, अगर तुम्हारा भाई रितेश बच गया और वह वापस आएगा तो मैं कि तुम उसे क्या जवाब दूंगी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या वह जी पाएगा? सारिका के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए और उसने आंखें नीचे झुकते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस मल्होत्रा। वह भले ही अनाहिता को परेशान नहीं करना चाहती थी मगर उसे रितेश की काफी चिंता थी। आफ्टर ऑल रितेश उनमें सबसे छोटा था। वह सिर्फ 18 साल का था और रितेश के मिसिंग होने पर वह सिर्फ यहाँ लेट कर इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके सॉरी बोलने पर अनाहिता ने गहरी सांस ली, छोड़ी और बोली, खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का पता है। अगर भले ही रितेश जिंदा ना बचे लेकिन तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती। वह लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि तुम ठीक होकर उनका बदला लोगी और यह करने से पहले तो मर नहीं सकती, वरना मरने के बाद तुम उनका सामना कैसे करोगी? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हम प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।